औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये मौजू है डाइजेस्टिव सिस्टम। जितना कुछ भी आप खाते हैं वो किस तरह से हजम होता है, हम चाहते हैं कि इससे अल्लाह की कुदरत को जाहिर करके दिखाएं आपको। क्योंकि हमने पहले भी इससे वीडियोस में बतलाया था आपको कि इंसान को जब अल्लाह ने बनाया तो फौरन कुरान में के उठा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। मैं तो वो हूं कि जो कि जिसने इंसान को एक खूबसूरत शक्ल में पैदा किया है। अब ये खूबसूरत शक्ल क्या है? यही खूबसूरत शक्ल है जो आपके सामने हमने ड्रॉ की है। इतनी खूबसूरत नहीं बनाई, खैर जो अंदर निजाम है उसकी बात कर रहे हैं। खैर, हम अब आपको बतलाना चाहते हैं कि ये किस तरह से आप जो चीज खाते हैं वो हजम होती है। सबसे पहले तो जो कुछ भी आप खाते हैं, एक डायग्राम हमने बना ली है। इस डायग्राम के जरिए से हम एक घंटों के एक टॉपिक को आपको इंशाल्लाह 7 से 8 मिनट में पूरी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम इंशाल्लाह जहां तक हो सका आपको बतला देंगे। ये क्या है कि सबसे पहले जो कुछ भी आप खाते हैं कहां मुंह में डालते हैं। ये एक माउथ का एरिया है और ये है टंग, जो जुबान है आपकी। यहां पर आपके मुंह में एक सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो सलाइवा, थूक को प्रोड्यूस करते हैं। और अगर ये थूक ना हो तो शायद आपकी कोई भी गिज़ा हजम ना हो सके प्रॉपर। तो चूंकि यहां पर नरम करती है और अल्लाह ने जो ये 32 दांत दिए हैं, 32 दांत को भी परखने का बहुत आसान सा फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? 2 1 2 3। यानी ये 2 1 2 3 का मतलब ये है कि 2 दांत सामने वाले मगर एक साइड पर, उसके बाद फिर एक दांत जो है वो तीख नुमा होता है ताकि चीजों को अच्छी तरीके से चीर फाड़ सके। उसके बाद फिर 2 दांत, फिर 3 दांत जो पीछे आपके मसूड़े होते हैं। इसी तरह से 2 1 2 3, ये कितने दांत हुए? ऊपर हुए 5 और 3 8। 8 एक तरफ और 8 दूसरी तरफ, ये हो गए 8 और 8 16, और इस तरफ भी 8 और 8 16, 32 दांत। बड़ों का ये फार्मूला है और छोटों में फार्मूला तब्दील है। खैर, बिलाखिर हम आपको सिर्फ बतलाना ही चाहते थे कि सबसे पहले जो गिजा आप खाते हैं वो आपके माउथ में, बक्कल कैविटी में, आपके दांतों के जरिए से और सलाइवा ग्लैंड के जरिए से यहाँ पर बहुत ही छोटे मामूली पीसेस में चली जाती है। और उसके बाद चली जाती है कहाँ? एक फूड पाइप के अंदर, जिसको एसोफेगस कहते हैं। फूड पाइप से पहले यहां पर एक चीज है एपिग्लाइटस। ये एपिग्लाइटस क्या है? एपिग्लाइटस बेसिकली आपके इंसान के गले में 2 किस्म के पाइप होते हैं। एक एयर पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है। फूड पाइप से आपका फूड जो आप इंटेक करते हैं या पानी इंटेक करते हैं वो जाता है स्टमक में। और जो दूसरा पाइप है एयर पाइप, वो पाइप सिर्फ आपके एयर के लिए, सांस लेने के लिए है। अल्लाह का निजाम और कुदरत देखें, अल्लाह ने एक ही जगह माउथ से दोनों जो आगे जो खुलते हैं पाइप, दोनों एक ही जगह पर खुल रहे होते हैं। तो यहां से जब गिजा जाती है तो सांस की नाली में नहीं जाती, और जो सांस है वो वहां से घूम के स्टमक की तरफ नहीं जाती। कितना बड़ा निजाम है! कैसे? यहां पर अल्लाह ने एक चीज लगाई है, एपिग्लाइटस। क्या है ये? मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ये 2 पाइप हैं, ये दोनों माउथ में खुल रहे हैं, ठीक है। होता ऐसा है कि यहां पर एपिग्लाइटस है। जैसे ही आपके मुंह में पानी या गिजा जो भी कुछ जाती है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है और इस एरिया को सॉरी, ये जो हवा वाली नाली है इस एरिया को बंद कर देता है और ये गिजा चली जाती है गिजा वाली नाली में। इसी तरीके से जब ये आप खाना बंद करते हैं तो ये फिर दोबारा से एपिग्लाइटस खुल जाता है। सांस का हर वक्त सिलसिला जारी रहता है। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते वक्त बातें मत करें। क्यों? जब बात करेंगे तो वो खाना आपकी सांस की नाली में फंस सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक एसोफेगस या फूड पाइप, जिसको कहल है, वो बनाया है ताकि सिर्फ वो पास आउट करे आपका फूड, उसका और कोई काम नहीं होता। इसके अंदर अल्लाह ने स्फिंक्टर्स लगाए हुए हैं। स्फिंक्टर्स को बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करूं, इस तरह के समझे कि आपके जो वहां पर मसल्स हैं वो इस तरह के हैं। जैसे ही कोई गिजा जाएगी, ये हर एक स्फिंक्टर्स जो है वो प्रेस करेगा गिजा को ताकि नीचे की तरफ जाए। और ये जब स्फिंक्टर यहां चली गई तो फिर दोबारा से ये स्फिंक्टर्स इस तरह बंद हो जाते हैं।
अब जब ये स्फिंक्टर्स बंद हो जाएंगे, यही वजह रहती है कि आपके मैदे के अंदर जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर नहीं जाती, उसी सूरत में जाती है जब ये स्फिंक्टर्स खराब हो जाते हैं। जब आपको उल्टी होती है तो डॉक्टर इसी स्फिंक्टर्स को मजबूत करने की दवा देते हैं। अच्छा जी, जैसे ये ग़िज़ा स्फिंक्टर्स मसल्स के जरिए से मदद से आपके स्टमक में पहुंच जाती है, तो स्टमक में तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ये ग़िज़ा इसके अंदर रहती है। अब जिसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हर किसी के डाइजेस्ट होने का एक अपना टाइम पीरियड है। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के फौरन बाद जो है आप पानी मत पिए। क्यों? क्योंकि यहां पर HCl ज्यादा मिकदार में होता है, और HCl क्या करता है, आपकी ग़िज़ा हो, फैट्स हो, कुछ भी हो, उन सबको बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। तोड़ने का काम किसका काम होता है? HCl का। HCl एक एसिड है और इसकी जो pH होती है वो तकरीबन 1.22 से लेकर 2 इतनी उसकी जो है pH होती है। अब ये क्या pH है? ये बेसिकली एसिड है, एसिडिक बेस है। अब यहां से अगर कोई HCl निकाल के किसी के मुंह पे लगा दे तो उसका मुंह जल जाएगा, इतना तेज होता है। मगर अल्लाह ने क्या किया, इसी HCl के साथ साथ ये जो वॉल है इसकी अपना स्टमक की, इसके साथ म्यूकस होता है जो कि स्टमक की वाल को जलने से बचाता है। एक दूसरे के बाद दूसरी चीज रिलीज हो रही होती है। कितना बड़ा खुदा का निजाम है। अच्छा जी, तो ये कोशिश करें कि खाना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर कहते हैं कि भाई ये जो बच्चे हैं ये हैं तो बड़े घराने के, मगर इनको कोई खाना लगता ही नहीं। अक्सर आप देखेंगे कि इनको एनीमिक रहते हैं, इनको खून की कमी रहती है। अब खून की कमी क्यों होती है? 3 वजूहात हैं। जो ग़िज़ा आप खाते हैं या तो उन्हें सही तरह से चबाते नहीं हैं। अगर ग़िज़ा को सही तरह से चबा के नीचे नहीं भेजेंगे तो वो सही तरह डाइजेस्ट नहीं होगी, एक ये वजह है। ठीक है, और इसी वजह से तो अगर आप इस्लामिक कवानीन की भी अगर स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा कि आज से 1400 साल पहले हमारे पाक नबी ने बतला दिया था कि जब भी ग़िज़ा को छोटे छोटे लुक़मे बनाकर खाओ और उन्हें जितना हो सकता है मुंह के अंदर चबाओ और फिर नीचे जाए। क्यों कहा था? कहां से उनको साइंस पता चली थी? नहीं, बल्कि वो इल्म लदुन्नी के मालिक थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इल्म लेकर आए थे, इसी वजह से उनको हर एक चीज का इल्म था। और फिर ये कहा कि जी पानी खाने के ऊपर ना पिए, उसकी इल्लत क्या थी? यही इल्लत है। जैसे जो HCl है, ये HCl की जो क्वांटिटी है, जाहिर जैसे पानी जाएगा तो उसकी क्वांटिटी के ऊपर, मतलब एक आग जल रही हो उसके ऊपर पानी डाल तो आग बुझ जाएगी। इसी तरह से HCl का अपना काम जो है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो ग़िज़ा सही तरह डाइजेस्ट नहीं होगी। एक वजह क्या है? एक वजह यह है कि आप चबा चबा के नहीं खा रहे। दूसरी वजह यह है कि मिक्स्ड फूड खा रहे हैं। मसलन आपने रोटी खाई, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी, फिर चाय पी ली, फिर कहा कि भाई मीठा बना हुआ ये भी खा लो, फिर चिप्स खा ली, फिर पॉपकॉर्न खा ली। अब ये इतनी मिक्स्ड ग़िज़ाएं आपने खा ली कि खुद आपके मैदे को पता ही नहीं है कि कौन सा एंजाइम्स में रिलीज करूं ताकि कौन सी ग़िज़ा को डाइजेस्ट कर सके। इसी तरह से ये मिक्स ग़िज़ा की वजह से भी आपको ये खाना नहीं लगता और जिसकी वजह से आपके खून जो है नहीं बढ़ता। अच्छा जी, और क्या चीज है? एक तो खाना, 3 पानी पीना, आप उसके ऊपर 3 चीजें हो गई। चबा के न खाना, मिक्स्ड ग़िज़ा खाना, और ग़िज़ा के ऊपर फौरन पानी पी लेना। इससे भी वो ग़िज़ा सही तरह आपको नहीं लगती। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, कोशिश करें, क्योंकि 4 घंटे तक इसके अंदर ग़िज़ा रहती है, तो कोशिश करें कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप फिर भी, हालांकि 1 घंटे के बाद काफी टाइम के बाद पी लेना चाहिए, मगर नहीं भी तो कम से कम 1 घंटे के बाद आप जो है पानी पिए। अच्छा जी, जब ये यहां तक पहुंचा तो यहां के पहुंचने के बाद आगे जो है HCl स्टमक अपना काम करेगा। स्टमक के मसल अपने सही तरीके से ग़िज़ा को चबाएंगे, उसको मरोड़ेंगे और फिर आगे की तरफ भेज देंगे। आगे क्या है? आगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगी। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से माउथ से लेकर एनस तक का जो पूरा सिलसिला है, ये आपका तकरीबन 8 से 11 मीटर DIT जो है आपकी अपना डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ट्रैक है वो कितनी लंबी है? आपकी 11 मीटर, यानी कि 33 से 36 फुट लंबी होती है पाइप, जो आपकी जो ग़िज़ा जिसके अंदर ट्रेवल करती है और उसके बाद एक मसलन वेस्ट मटेरियल के साथ वो फिर निकल जाती है एनस के जरिए से।
अच्छा जी, और उसके साथ साथ क्या है कि हम जैसे ही आप आगे जाएगी गिजा, तो अब इस गिजा के साथ दो चीजें और अटैच हैं। यहां पर है लिवर, यहां पर है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है इसके दो काम हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एक तो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन क्या है ये इंशाल्लाह हम जो अपना डायबिटीज का टॉपिक पर आएंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको बतलाएंगे कि ये किस तरह से इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और फिर क्यों नहीं करता है। अच्छा जी, ये दो तीन किस्म के जो है यहां से एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। ऊपर से बाइल आता है, कहां से? गॉल ब्लैडर से। ये जो लिवर है आपका, लिवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिनके अंदर एक ये है कि इसके साथ अटैच होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल सीक्रेट करता है और वो बाइल जाकर ये बेसिडिक बेस होता है। यहां से HCl यानी कि एसिडिक बेस जब नीचे बाहर निकलती है तो एसिडिक बेस काम करके उसको ठंडा कर लेता है दोबारा से, ताकि अंदर जाए और आगे, क्योंकि म्यूकस रिलीज नहीं होता, दूसरी अंतड़ियों को नुकसान न पहुंचे। इसी तरह से हम आगे बात करें तो ये हमारी गिजा जो है चली जाती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। यहां तक पहुंचने के बाद जब ये दो इनको एंजाइम्स मिल जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है और चली जाती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये पूरे जितना भी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा उसके अंदर जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, सबसे बड़ी एलिमेंट्री कैनाल यही है, क्योंकि जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर लंबी होती है या 3 मीटर, और जो ये वाली है ये तकरीबन जो है 5 से 6 मीटर जो है लंबी रहती है। अच्छा जी, यहां पर क्या होता है कि छोटे छोटे से अंदर विलाई होते हैं, ठीक है, माइक्रोविलाई भी होते हैं। अब वो करते क्या है कि जो आपका फूड पार्टिकल्स नीचे उतरे हैं, उन फूड पार्टिकल्स को जो है उनके कार्बोहाइड्रेट्स को और दूसरी चीजों यहां से इनके साथ जो है ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा और जाल इनके साथ अटैच होता है। ये माइक्रोविलाई जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं ब्लड के अंदर वो तमाम चीजें जो कि आपने खाया होता है, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, शुगर हो या कोई और चीज हो, वो तमाम चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं ब्लड में, और ब्लड अब लेके जाता है जिस्म के तमाम ऑर्गन की तरफ, उसी आपकी जो चीज आपने खाई थी, और जो इजाफी हो जाएगा फिर लिवर की तरफ ले आएगा और लिवर को दे देगा, कहेगा कि इसको स्टोर करके रखो, जहां पर जरूरत हुई मैं तुमसे लेकर फिर पहुंचा दूंगा। कितना बड़ा निजाम है, कितना बड़ा काम है। इसी तरह जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से गिजा एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद आ जाती है कहां? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक वो जगह जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में मिलते हैं, वहां पर होता है अपेंडिक्स, और ये अपेंडिक्स अप्रोक्स 2 से 3 इंचेस होता है। होता ऐसा है कि किसी किसी इंसान का ये अपेंडिक्स बड़ा हो जाता है 8 इंच 12 इंच, और ये समझे कि बड़ा बड़ा इतना भी हो सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स इसी छोटा सा एक ऑपरेशन करते हैं यहां पर, और इस अपेंडिक्स जो बड़ी हो जाती है, यहां से ये अपेंडिक्स की नली कहें या एक पाइप छोटा सा, आज तक वैसे डॉक्टर समझ नहीं सके हैं कि ये अपेंडिक्स है क्या। बिलाखिर ये अपेंडिक्स को डॉक्टर्स छोटे से ऑपरेशन से काट देते हैं, फिर ये अपनी जगह पर वो छोटी सी साइज में हो जाता है। जो भी गिजा है वो चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी आपका वोटरी मटेरियल होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद अल्लाह की दूसरी कुदरत ये है कि इसी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ई कोलाई, स्क्रीडिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफी, ये वाफर मिकदार में यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? वो जो भी आपका फूड है उसको बेसिक में तब्दील कर देता है, और उसके साथ साथ जो है उसको मदफू में या स्टूल की सूरत में बना देता है। अब जब वो स्टूल की सूरत में बना देता है तो वो तमाम यहां से आकर आपके एनस के जरिए से पास आउट होता है। इससे पहले रेक्टम में जमा हो जाता है और एनएस के थ्रू पास आउट होता है। और जब ये स्टूल आपका एक आम नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाता है तो फिर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाता चूंकि बेसिक बेस होता है। इसी तरीके से हम आपको बताएं कि ये जो हमने बात की गॉल ब्लैडर की, ये गॉल ब्लैडर बहुत ही जरूरी होता है इंसान के लिए। हम ये समझते हैं कि डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए या कोई दूसरा मसला तो इसको काट के फेंक दें, ये इजाफी ऑर्गन है। इजाफी ऑर्गन नहीं है, ये बहुत सारे आपके फैट्स को पिघलाने का काम करता है। इसी के साथ साथ यही गॉल ब्लैडर जो है एक हॉर्स के अंदर नहीं होता, घोड़े के अंदर। क्यों?
और दूसरा ये कि घोड़े के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। मसलन जिस तरह हम ये कहूं कि जहर को मारने के लिए जहर की जरूरत होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक सांप आपको इधर काट ले तो आप किसी दूसरे सांप से इधर कटवा दें, ठीक है, तो वो काट तो देगा, इंसान मर ही जाएगा। बिलाखिर इस तरह नहीं है। होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक घोड़े को, हॉर्स को किसी सांप से कटवाते हैं, तो उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत होती है खुदा की तरफ से दी हुई, फौरन वो उस जहर पॉइजन के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी क्रिएट करता है। हम उसका ब्लड निकाल के उससे वो एंटीबॉडी ले लेते हैं। अब वही एंटीबॉडी जब इस तरह के किसी सांप ने किसी इंसान को काट लिया, तो हम वही एंटीबॉडी इंसान को लगाते हैं, तो इंसान बच जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा खुदा की तरफ से एक निजाम है, एक सिस्टम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं समझूंगा कि आप काफी हद तक, चूंकि वक्त इतना ज्यादा नहीं होता, थोड़े से वक्त के अंदर ये तमाम चीजें समझानी होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने छोटे से हमारे इस टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें खुदा की निजाम और कुदरत को समझने में कोशिश की होगी और समझे भी होंगे। काफी चीजें हम पहुंचा चुके होंगे और काफी चीजें नहीं भी पहुंचाई होंगी, वो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियोज में आपके वो तमाम सवालात जो आपके जहनों में अभी पैदा हुए होंगे, उनका हम आपको ऐसा तरीके से जवाब दे सकें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।